गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से इतिहास की क्लास शुरू होने जा रही है और अब आप लोगों का लंबा इंतज़ार समाप्त होने वाला है। अभी कई क्लासें चल रही थी जिसकी वजह से, व्यस्तता की वजह से हिस्ट्री की क्लास नहीं लग पा रही थी, लेकिन अब आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और अब ये कंटिन्यू इतिहास की क्लास चलेगी आपकी। और एक सीक्वेंस में, है ना, एक सीक्वेंस में एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करते हैं और क्रमशः एंशिएंट हिस्ट्री, फिर उसके बाद मिडवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, क्रमशः सारे पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। सभी छात्रों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो अब बिना किसी भूमिका के, है ना, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 1 घंटे का समय है और इतिहास आप जानते हैं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अभी कुछ दिन के बाद इसका टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 घंटे की क्लास चल रही है, आज से शुरू हो रही है। तो इतने में जितना अधिक से अधिक चीज़ें हो सकेगी हम लोग सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं इतिहास की, और थोड़ी सी जो इसकी भूमिका है, जो इसके शब्दावली है, जो इसके संदर्भ है, उसकी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप ले लेते हैं हम लोग इतिहास की बात। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। इतिहास क्या है, इतिहास को हम क्यों पढ़ते हैं, है ना, इतिहास को सिविल सेवा के सिलेबस के अंतर्गत क्यों शामिल किया गया है। कुछ बेसिक बातें हैं जो बहुत जल्दी मैं एक एक शब्द में आपको क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर कहाँ से शुरू होता है, और फिर वहाँ से ये देखते हुए कि वो चैप्टर का संदर्भ क्या है, और सबसे प्रमुख बात कि वहाँ से प्रश्न क्या आते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे और जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, और उसी फॉर्मेट पे, उसी संदर्भ में हम लोग ये पूरे इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो यदि हम बात करें कि अभी हिस्ट्री शुरू नहीं हुई, तो अभी पूछने लगे कि हिस्ट्री कब तक कंप्लीट हो जाएगी। अभी, है ना, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा और टाइम बढ़ जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो फिर कोशिश रहेगी। क्योंकि बहुत इत्मीनान के साथ यदि आप एक बार पढ़ लेंगे हिस्ट्री, तो फिर आपको जीवन में, मेरी गारंटी है आपको, कि जीवन में दोबारा आपको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पूरे इत्मीनान के साथ आप बिना समय का ध्यान रखें आप इसको पढ़ें। तो एक बार के बाद नहीं, तो होता है ना कि अभी तमाम कमेंट आते रहते हैं रोज की, सर मैंने कई बार पढ़ा इतिहास समझ में नहीं आया। तो मैं यही आपसे सबसे कहूँगा कि एक बार इत्मीनान से पूरे इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें। उसके बाद आपको पीटी के लेवल पे, मेंस के लेवल पे, जो भी फॉर्मेट होता है उस लेवल पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलें, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं ले लेता हूँ कि इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है, इतिहास का जो संदर्भ है वो क्या है। दरअसल अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण, है ना, चूंकि ये पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें मुझे हमेशा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आप उसको नोट भी कर पाएंगे और आप उसको समझ भी पाएंगे। तो उसी तरह से चीज़ों को लेकर के आएंगे। सभी छात्रों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून। तो चलें सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैंने कहा कि आप एक बार बस इतिहास पढ़ो और उसके बाद आपको मेरी गारंटी है कि दोबारा इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे आप जो एग्जाम देना, आप यूपीएससी देना, आप पीसीएस देना, आप आरओ देना, आपको सोचना नहीं रहेगा उसको लेकर के। ठीक है ना, चलें। इतिहास की घटनाओं, है ना, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है, ही इतिहास है। कुछ बेसिक शब्दावलियों को आप समझ लें, फिर उसके बाद मैं सारे पॉइंट करता हूं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ है।
यदि कोई कहे कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। और इसको संक्षेप में मैंने बताया कि इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है। और एक पॉइंट आप और ले लेना, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। देखना, इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। इस पॉइंट को याद रखना, कई बार यहाँ से संदर्भ बनता है। अथर्ववेद में इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार इतिहास की कुछ डिफिनीशन दी गई हैं। उसमें से 2-3 पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। तो जहाँ से प्रश्न बन चुका है उसकी संभावना बनती है कि भाई वहाँ से प्रश्न दोबारा भी बन सकता है। तो इतिहास के अंतर्गत जो, हाँ बिल्कुल, तो आप देखना यहाँ पर जो पॉइंट बन सकता है उसको हम ले लेते हैं कि भाई इतिहास की डिफिनीशन को लेकर के किन किन विद्वानों ने क्या क्या बातें कही है। तो इसमें एक पॉइंट है E.H. कार महोदय का, E.H. कार। और E.H. कार महोदय ने इतिहास के बारे में क्या लिखा है, इतिहास की क्या डेफिनेशन दी है? इतिहास अतीत एवं वर्तमान, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है, देखना, E.H. कार महोदय ने इतिहास के डेफिनेशन देते हुए क्या लिखा है? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। ये स्टेटमेंट किसका है? E.H. कार महोदय का। E.H. कार महोदय का ये पॉइंट को आप क्लियर करना, क्योंकि चूंकि उनके कथन को हमने हूबहू लिखा इसलिए डबल इनवर्टेड कॉमा में दे दिया। तो E.H. कार महोदय ने इतिहास के विषय में क्या लिखा है ना, इसको नोट डाउन करते चलेंगे। एक बहुत ही अच्छा हम लोग इतिहास का नोट्स बनाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का अलग, मेडिवल का अलग, मॉडर्न का अलग, और बहुत उस पर हम लोग मेहनत करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट भी मैं दूंगा आपको। मैं आपके नोट्स में कम से कम 4 से 5 पुस्तकों का कलेक्शन दूंगा, जो 4 से 5 पुस्तकें, एथेंटिक पुस्तकें पढ़ करके आप मैटर कलेक्ट करेंगे, उतना आपके नोट्स में, क्लास नोट्स में चीज़ें शामिल होंगी। तो बस अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाएं ताकि खुद को पढ़ने में भी अच्छा लगे, कोई दूसरा भी देखे तो लगे कि हाँ कितना बेहतरीन आपका नोट्स है। तो ऐसे आपको इत्मीनान से चलना है। E.H. कार महोदय ने क्या कहा? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। और एक और स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, और वो है ब्यूरी महोदय ने इतिहास के विषय में क्या लिखा है? इतिहास विज्ञान है, विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। और ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम में बन चुका है कि ये स्टेटमेंट किसका है? इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। तो ब्यूरी महोदय का स्टेटमेंट है। तो इस तरह से मैंने कुछ शब्दावली भी, कुछ पॉइंट्स भी आपको दे दिए कि भाई E.H. कार महोदय ने इतिहास के बारे में क्या कहा है। तो इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। ब्यूरी महोदय ने क्या कहा है? इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इसी तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख किया है। उन्होंने राजा को हिदायत दी है कि राजा को प्रत्येक दिन इतिहास का श्रवण करना चाहिए। राजा को प्रत्येक दिन इतिहास का श्रवण करना, श्रवण का मतलब सुनना चाहिए। यदि वो नहीं पढ़ सकता है तो उसे इतिहास सुनना चाहिए,
क्योंकि अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भाई राजा का जो कर्तव्य है वो अपने प्रजा का कल्याण करना है और अपने प्रजा का अधिकतम कल्याण करना है। इसलिए राजा को अपने अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। और ये अर्थशास्त्र में तो राजा की बात करता है, मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को अपना अतीत जरूर पता होना चाहिए। और अतीत हमें किसके द्वारा पता चलता है? जब हम अपने इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनके जो स्टेटमेंट थे इसको भी हमने ले लिया। इसके बाद आप देखना एक दो पॉइंट और छोटे छोटे बनते हैं यहाँ से कि भाई इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो रोम के व्यक्ति हैं, जिनको वहाँ का इतिहासकार और भूगोलवेत्ता भी कुछ लोगों ने कहा है। तो सीधे सीधे जानना है कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा गया है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा किसने है ना, सबसे पहले ये शब्द का प्रयोग किसने किया है, ये दोनों पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता हूं। तो यहां पर देखना कि यहां पर ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर कर दिया कि भाई ये किसने किसने क्या क्या कहा है। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण इतिहास है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। और दो विद्वानों के अनुसार ले लिया कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य अनवरत संवाद है। और ब्यूरी महोदय ने क्या कहा है? इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। अब इसके बाद देखना अगला पॉइंट, इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? इस पॉइंट को भी लिख लेना। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका, जो ग्रीक भाषा में लिखी हुई है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा संदर्भ और ले लेना कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा है, ये पॉइंट लेना। रोमन दार्शनिक सिसरो, रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। पिता कहा है ना? मैंने कहा ना कि कुछ दो चार पॉइंट केवल मैं आपको अलग से, हाँ हिस्टोरिका और मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं ना, लेकिन यदि आप एंशिएंट से पढ़ोगे ना तो आपको इतिहास की समझ डेवलप होगी। यदि बीच बीच से खंड को निकाल के चलेंगे तो आप घटनाओं को ना, इतिहास का मतलब क्या है? कहानी। और कहानी में जब आप ब्रेक लेके आएंगे ना तो फिर वो कहानी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। नहीं तो मैं मॉडर्न से शुरू कर देता, आज ही से शुरू कर देता मॉडर्न से। लेकिन यदि आप चाहते हैं ना कि इतिहास की एक समझ डेवलप हो जाए आपको, मैंने अभी शुरू में आपको क्या कहा कि एक ही बात को बात भर नहीं कहना है कि आप यदि चाहते हो कि इतिहास दोबारा न पढ़ना पड़े तो आप क्रम से इतिहास को, व्यवस्थित तरीके से इतिहास को, इत्मीनान के साथ इतिहास को पढ़ें। मैं उसी के लिए आपको पढ़ाने आया हूं ताकि एक बार में सारी चीजें क्लियर हो जाए। आखिर पढ़ना हमको एंशिएंट भी है, पढ़ना मेडुअल भी है, पढ़ना मॉडर्न भी है, तीनों पढ़ना है। तो यदि आप एक क्रम में पढ़ेंगे ना तो आपको कहीं पूरे इतिहास में आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चल, तो रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। तो देखना अब यहां पे दो प्रश्न बन रहा है कि इतिहास का पिता किसको कहा गया है? हेरोडोटस को। और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा किसने? ये प्रश्न यदि आ जाएगा तो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। ये रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा उनको सबसे पहले इतिहास का पिता कहा गया। ये उसी तरह का शब्द होगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। उसके बाद पूरा भारत उनको राष्ट्रपिता मानता है ना। तो इसी तरह से सबसे पहले
उनको, हाँ इसी तरह से उनको सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा है? रोमन दार्शनिक सिसरो के द्वारा कहा गया है। तो चलो इतनी बात हमने आपको बता दिया कि भाई ये कुछ इतिहास की शब्दावली या इतिहास की मीनिंग को लेकर के चीजें थी, उसको हम लोगों ने क्लियर किया। अब आप जानते हो कि इतिहास को पढ़ने के लिए, इतिहास को समझने के लिए क्या किया गया है? इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। तो वहीं से हम लोग शुरुआत टॉपिक की करेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण किस रूप में किया गया है, प्राचीन भारत के अंतर्गत उसका वर्गीकरण कैसे हुआ है, मध्यकालीन भारत के अंतर्गत कैसे हुआ है, और आधुनिक भारत के अंतर्गत उसका निर्धारण या उसका वर्गीकरण या उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, उसी बात को हम लोगों को लेके चलना है। तो चलो इतनी बात हम लोगों ने जो बेसिक बातें थी उसको क्लियर कर लिया। भारत के नाम को लेकर के भी मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा कि भारत का नाम क्या क्या मिलता है, कहाँ पर अजनाभ वर्ष मिलता है, कहाँ पर जम्बू द्वीप मिलता है, भारत का पहला अभिलेख जिसमें हमारे देश का नाम भारतवर्ष मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो ऐसे पॉइंट बनेंगे। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। ये शब्द मैं एक दिन आपको पूरा इसका संदर्भ दे दूंगा कि भारत को कितने नाम हैं और कहां कहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका संदर्भ क्या है। ठीक है ना? तो आप चलना यहां पर हम लोग ले लेते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण देखें, इतिहास का वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले, चूंकि प्राचीन भारत का इतिहास हम लोगों ने शुरू किया है ना, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के वर्गीकरण की बात करते हैं कि भाई प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण, और इसके अंतर्गत आप देखना, ये मेरे साथ साथ आप चार्ट बनाते चलेंगे, है ना, कहीं पे डाउट होगा तो उसको पूछते चलेंगे, है ना, क्योंकि हम लोगों को एक नोट्स अच्छे से बनाना है और हम ज़्यादातर पूरा इतिहास लगभग चार्ट के फॉर्मेट में ही पढ़ाते हैं आपको। तो आप उसी तरह से बनाते चलेंगे जहां पर जेन्युइन, क्योंकि ना आप देखेंगे कि सिलेबस भी लेके चलना होता है, तो अनावश्यक क्वेश्चन नहीं, मतलब जो जेन्युइन क्वेश्चन है, कोई चीज मैंने बताया तो आपको समझ में नहीं आया, आप उसको आप पूछे, उसका मैं जरूर उत्तर दूंगा। क्योंकि यदि प्रश्नों का उत्तर देंगे ना तो फिर इतनी कम क्लास में टॉपिक हम लोग का आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो जेन्युइन बात हो आप उसको पूछे, हम जरूर उसका उत्तर देंगे। लेकिन है ना, जद्दोजहद वाली चीज नहीं कि कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, तो ऐसे हम लोग का सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक ना? चलें, तो प्राचीन भारत के इतिहास का वर्गीकरण के अंतर्गत इसके 3 खंड हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, और उसी के अंतर्गत इसका वर्गीकरण करेंगे। अब देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो पॉइंट है उसको बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो हमारा कालखंड है उसको हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा खंड है वो है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखें, ऐतिहासिक काल, ये पॉइंट हम लोग के सामने, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, ये प्रोटो हिस्टोरिक एज है और ये हिस्टोरिक एज है ना। तो प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज के रूप में हम इसका वर्गीकरण करते हैं। अब यहाँ पे देखना कि जो प्रागैतिहासिक काल है ये कहाँ से कहाँ तक है। एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग शुरुआत आज से कर रहे हैं, तो किन चीज़ों को हमें फोकस करना है, किन को नहीं करना है, कहाँ से प्रश्न बनता है, कहाँ से नहीं बनता है, ये सारी बातें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में सन को लेकर के प्रश्न बहुत रेयर बनते हैं। कहाँ कहाँ से सन के प्रश्न बनेंगे वो मैं खुद आपको बताते चलूँगा, आपको आगाह करते चलूँगा कि भाई ये वाला सन को
आपको याद रखना है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो 326 ईसा पूर्व हमें ध्यान रखना है। यदि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, तो उसे हमें याद रखना है कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में सन को लेकर के प्रश्न ज्यादा नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सन को लेकर बहुत विवाद है, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग सन या डेट्स दिया गया है, इसलिए वहां पर कोई सामंजस्य या कोई एक रूपता नहीं होने के कारण एंशिएंट हिस्ट्री से सन के क्वेश्चन न के बराबर आते हैं। मिडिवल हिस्ट्री से सन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यदि सन की बात आप करोगे तो सबसे ज्यादा सन के प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखना कि एंशिएंट हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे सन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विवादास्पद पॉइंट्स हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने एक ही बात के लिए एक ही संदर्भ में अलग अलग सन की बात करते हैं, इसलिए वो ज्यादा एथेंटिक न होने के कारण वहां से प्रश्न नहीं बनता है। और एक बात और वहां पर ध्यान रखना कि सन को लेकर के खास तौर से वहां तक के सन को हमें बहुत कम याद रखना है जहां तक हमारा इतिहास ईसा पूर्व में चलेगा। ईसा पूर्व में अभी हम समझाते हैं आपको ईसा पूर्व और ईसवी सन में क्या अंतर होता है। ईसा पूर्व में जब तक हमारा इतिहास चलेगा तब तक के सन से प्रश्न बहुत ही रेयर आते हैं, तो वहां पे हमको अनावश्यक, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आपके जीएस के अंतर्गत इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि उसमें यदि आप अनावश्यक चीजों को पढ़ोगे तो आपका समय जाया होगा और सिलेक्शन की संभावना भी कम होगी। इसलिए हमें टू दी पॉइंट चीजों को जानना है, कहां से प्रश्न आता है, किस प्रकार का प्रश्न आता है। यदि उसे फोकस करते हुए हम पढ़ेंगे तो उसी को हम कहेंगे ना कि हमने कम परिश्रम करके ज्यादा गेन किया है। दो तरह के छात्र परीक्षा की तैयारी करते हैं, एक वो जो ज्यादा परिश्रम करते हैं पर कम गेन करते हैं, और एक वो जो कम परिश्रम करके ज्यादा गेन करते हैं। जो कम परिश्रम करके ज्यादा गेन करते हैं वो कौन है? जो ये जानते हुए पढ़ते हैं कि वो जो पढ़ रहे हैं वहां से किस तरह के प्रश्न बनते हैं और किस तरह के प्रश्न, किन क्षेत्रों से प्रश्न नहीं बनते। तो हमें कोई बुक उठा करके लगातार हर पेज को नहीं पढ़ना है, हमें जानना है कि कहां से प्रश्न आता है और किस तरह का प्रश्न आता है, उस तरह से चीजों को फोकस करना है। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का हम एक सन तो आपको दे देंगे जो सर्वमान्य या ज्यादातर लोगों ने जो स्वीकार किया है, लेकिन यहाँ पे सन को आप नहीं ध्यान रखना। जहाँ पे जो ध्यान रखना है वो मैं खुद बताते चलूंगा कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड की यदि बात करें आप, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है? प्रारंभ से 3000 BC। प्रारंभ का मतलब क्या है? कहीं पे 25 लाख ईसा पूर्व देता है, कहीं पे 26 लाख ईसा पूर्व देता है, तो ज्यादा अच्छा है कि प्रारंभ से 3000 BC तक के काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कितने खंड बनेंगे वो जरा आप यहां पर क्लियर कर लेना कि प्रागैतिहासिक काल तो एक शब्द है। अब इसकी मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रागैतिहासिक काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, उस पॉइंट को भी अभी क्लियर करेंगे। तो अब देखना, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत प्रारंभ से 3000 BC है, इसके अंतर्गत कितने खंड आएंगे? इसके अंतर्गत 3 खंड आएंगे। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। इन तीनों कालखंडों को मिला करके, है ना, इन तीनों कालखंडों को मिला के हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इन तीनों कालखंडों का जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बता दिया कि प्रारंभ से 3000 BC तक के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आप देखें, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट यहां पे मैंने ले लिया, इसके अंतर्गत 3 पॉइंट ले लिया। पूरा पाषाण काल जिसको पालियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, और नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। पालियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब इसका यदि वर्गीकरण कर दें हम लोग तो आप देखें यहां से प्रारंभ से 10,000 BC, प्रारंभ से 10,000 BC, फिर जो मध्य पाषाण काल है मीजोलिथिक एज है, ये आप देखें 10,000 से BC से
6000 BC, 6000 BC, और जो नवपाषाण काल है ये 6000 BC से 3000 BC। देखें 3000 BC। अब आपको मिल चुका है ये इसका फॉर्मेट। अब इसका फॉर्मेट मिल चुका आपको कि भाई प्रागैतिहासिक काल को हमने प्रारंभ से 3000 BC कहा है ना, 3000 BC कहा है, ठीक है। तो अब देखें प्रारंभ से 3000 BC का है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और उसको हमने वर्गीकृत जब कर दिया तो प्रारंभ से 10,000 BC तक के काल को पूरा पाषाण कहा गया, 10,000 से 6,000 BC के काल को मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक एज कहा गया, और 6,000 BC से 3,000 BC तक के काल को हमने क्या कहा, हमने नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज कहा। तो ये वर्गीकरण हो गया। इसके बाद अभी इसमें जो शब्द हैं इनकी मीनिंग अभी मैं आपको बताता हूं। पहले ये पोर्शन हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि भाई इसका संदर्भ क्या है। अब यदि हम कहें कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 3000 BC से 3000 BC से 600 BC। 3000 BC से लेकर 600 BC का जो कालखंड है इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, 600 BC। देखना 3000 BC से 600 BC। अब इसके अंतर्गत दो खंड बनेंगे, इसके अंतर्गत दो खंड बनेंगे। वो दो खंड कौन सा बनेगा, अब देखो, एक है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और दूसरा है इसमें वैदिक काल, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति। तो जो प्रोटो हिस्टोरिक एज है जिसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसका टाइम पीरियड 3000 BC से 600 BC हो गया। और इसके अंतर्गत दो चैप्टर या दो पॉइंट बनते हैं, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है और दूसरा वैदिक कल्चर है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति। और यदि इसके खंड को आप लेना चाहें कि इसका पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को 3000 BC से 1750 एग्जैक्ट माना गया है, लेकिन सीधे सीधे लेने के रूप में आप 1500 भी ले सकते हो, तो 1750 BC तक है। और जो वैदिक संस्कृति है ये 1500 से मानी गई है, 1500 BC से 600 BC, 1500 BC से 600 BC तक माना गया है। अब यदि इसका भी वर्गीकरण आप करना चाहोगे ना, तो वैदिक काल के भी दो खंड होते हैं, वैदिक काल के भी दो खंड हैं, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल जो है वो 1500 BC से 1000 BC है, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC है। तो ये बात हम कहाँ पे कराएंगे, जब हम लोग वैदिक काल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगा कि पूर्व वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। अभी यहाँ पर हमने आपको वर्गीकरण करा दिया कि इसका जो संदर्भ है क्या है। और ऐतिहासिक काल में केवल एक शब्द लेना, 600 BC, 600 BC से आगे की घटनाएं, 600 BC से आगे की घटनाएं ये इसके अंतर्गत शामिल है, जिसको हम ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से आप देखो, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मैंने कहा कि इसका वर्गीकरण क्लियर हो चुका है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत इसका टाइम पीरियड भी जो सर्वाधिक एथेंटिक है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, वो मैं डेट आपको लिखाया हूं, क्योंकि इसमें अलग अलग विद्वानों में मतभेद है। तो आप देखना कि यहाँ पे प्रारंभ से 3000 प्रागैतिहासिक काल है, 3000 से 600 BC आद्य ऐतिहासिक काल है, और 600 BC से आगे की घटना को हम ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से कालखंड आएंगे,
तो पूरा पाषाण काल आएगा। पूरा पाषाण काल हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में डिवाइड करते हैं। जबकि आप देखो आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 खंड में डिवाइड करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति, और इसका टाइम पीरियड 3000 बीसी से 600 बीसी है। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 बीसी से 1750 बीसी तक माना गया है, और जो वैदिक संस्कृति है वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक उसको माना गया है। तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक की घटनाओं को यहाँ पर ध्यान रखना। अब ये हो गया टाइम पीरियड कि प्रागैतिहासिक काल कहाँ से कहाँ तक है, आद्य ऐतिहासिक काल कहाँ से कहाँ तक है, ऐतिहासिक काल कहाँ से कहाँ तक है, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से कालखंड हैं। आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत प्रश्न सीधे सीधे ऐसे आया है, आपके पीसीएस के एग्जाम में प्रश्न आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास के किस कालखंड के अंतर्गत शामिल है, और वहां पे विकल्प दिया है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ताम्र ऐतिहासिक काल, इस तरह से शब्द दिया है। उत्तर क्या होगा? सिंधु घाटी की सभ्यता किस कालखंड के अंतर्गत? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे प्रश्न भी बन चुका है कि किस तरह से इसका संदर्भ बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आप यहां पर नहीं, आप नोट्स बना, आपने नोट्स बना लिया है ना प्राचीन भारत के इतिहास का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप नोट्स बनाओगे, आपको नोट्स में बहुत सारी नई बातें, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि किस तरह से यहाँ पर चीजें बनी है। हाँ, 1750 से 1500 का जो पीरियड है ना, ये अच्छा प्रश्न है कि 1750 से 1500 का। तो वहाँ पे ना विद्वानों के अनुसार किसी ने 1500 तक इंडस वैली को माना है, किसी ने 1750 तक माना है। वो जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे ना, तो आप देखना वहाँ पे मैं बताऊंगा कि वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। किसी ने तो 2000 तक ही सिंधु सभ्यता को माना है। तो अभी मैंने जो लिखा ना उसको आप उतारें, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ पे उसका संदर्भ आएगा उसको हम देखते चलेंगे, तो चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो यहाँ पर 1700, कुछ लोगों ने, मैंने कहा ना, कुछ लोगों ने 1500 तक भी माना है, कुछ लोगों ने 1750 माना है। चूंकि जो कार्बन डेटिंग विधि है ना, कार्बन डेटिंग विधि, उसके अनुसार जो माना गया है वो क्या माना गया? 1750 माना गया है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग को लेना है। तो देखो अभी इतनी बात मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। इसके बाद अब यहाँ पर जो ये शब्द है ना, प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये जरा आप समझना कि इसका अर्थ क्या होगा। ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो इतनी बात आपने बना लिया है, इसको ले लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप देखना कि इसके आगे की अब कहानी आपको बताते हैं कि जो ये शब्द है ना प्रागैतिहासिक काल, इसका मतलब क्या है। अब ये वाला पॉइंट को मैं फिर यहां से बता देते हैं। प्राचीन भारत के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत हम इस खंड को फिर से लेंगे और इसकी मीनिंग को आपको क्लियर कर देते हैं, ताकि कहीं पर भी, मेरा केवल एक उद्देश्य है, आपको पूरे इतिहास को पढ़ने के दौरान कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और इसी के लिए एक एक शब्द की मीनिंग को मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो यहां पर पहला शब्द हमारा क्या था? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, देखिए पहला शब्द हम लोगों ने जो लिया था वो प्रागैतिहासिक काल था। अब इसकी मीनिंग के लिए ये चार्ट हम बना रहे हैं। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो पॉइंट हमारा था वो था ऐतिहासिक काल। और तीनों को फिर से लिख रहे हैं, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। देखें ये तीनों खंड को पुनः ले रहे हैं हम लोग, और इसके अंतर्गत आप देखो कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसका मतलब क्या है, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य क्या है, इसको आप लिखते चलेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है, उस काल से है जब मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी।
जब मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी, अर्थात पढ़ना लिखना नहीं जानता था, अर्थात पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो इस काल को हम क्या कहते हैं? इसी काल को हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। तो या इसका आपने मीनिंग समझ लिया कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मानव को लिपि या स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं थी, अर्थात वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसी काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य क्या है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? 2 लाइन में केवल बोलना। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मानव को लेखन कला की जानकारी नहीं थी, जब मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी, जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और जब इतिहास में कोई ऐसा कालखंड हो जहां मानव को लिपि की जानकारी नहीं है, लेखन कला की जानकारी नहीं है, इसका मतलब इतिहास को जानने का हमारे पास स्रोत क्या है? इतिहास को हम 2 स्रोतों से जानते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो जहां पर हमें स्क्रिप्ट नहीं होगी या जहां पे हमें लेखन कला की जानकारी नहीं होगी, यदि उस कालखंड का इतिहास हमें पढ़ना हो तो उस कालखंड के इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे पास स्रोत क्या होगा? केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे, केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत होगा। लेकिन जहां पर लेखन कला की जानकारी होगी वहां पे हमारे पास दोनों स्रोत होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी, यानी साहित्यिक स्रोत भी और पुरातात्विक स्रोत भी। तो यदि हम यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हैं, इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये है कि प्रागैतिहासिक काल का इतिहास जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे पास केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य होगा जिसके आधार पर इस कालखंड के इतिहास को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बात क्लियर है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। अब जरा आद्य ऐतिहासिक काल को देख लो कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है, उस काल से है जब मानव को लिपि की जानकारी तो थी, किंतु उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली। नहीं मिली है। उसे पढ़ने में, हमारे द्वारा उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो ऐसे काल को हम प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। कि आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है और आद्य ऐतिहासिक काल का क्या अर्थ है, इसकी मीनिंग क्लियर करते हुए चलना है। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मानव को लिपि की जानकारी नहीं थी, अर्थात वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। और जबकि आप देखें आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है, उस काल से है जब मानव को लिपि की, उस समय के मानव को लिपि की जानकारी तो थी लेकिन उस लिपि को हमारे द्वारा पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। और इसके अंतर्गत अब बात आएगी कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन से कालखंड है। अभी मैंने इसके पहले वाले चार्ट में क्या बताया था, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति। तो सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति को हम किस कालखंड के अंतर्गत रखते हैं, हम इन दोनों को आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न, एक ज्वलंत प्रश्न बनता है और आप सबके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि सर सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि तो चलो ठीक है नहीं पढ़ी गई है अभी तक,
पर वैदिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रखते हैं? वैदिक काल में तो हमें वेदों की जानकारी, तमाम ग्रंथों की जानकारी मिलती है। तो ये इस बात को ध्यान रखना कि वैदिक ग्रंथों की रचना वैदिक काल में नहीं हुई थी, वैदिक ग्रंथों की रचना वैदिक काल के बाद हुई थी। यही कारण है कि जब हम लोग वैदिक काल को पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे वहां पर कि वैदिक काल की जो शिक्षा पद्धति थी वो मौखिक थी, ओरल थी। शिक्षा पद्धति मौखिक थी, यानी गुरु के आश्रम में छात्र पढ़ने जाता था और गुरु जो भी बातें उसको बताते थे उसको वो याद करता था, क्योंकि लेखन कला की जानकारी नहीं थी। तो शिक्षा का आधार क्या था? मौखिक था। मौखिक शिक्षा का आधार कब होगा? जब हमारे पास स्क्रिप्ट या लिपि की जानकारी नहीं होगी, तभी हम मौखिक शिक्षा को फॉलो करेंगे। तो वैदिक काल में वैदिक साहित्य की रचना नहीं हुई थी, इसलिए हम सिंधु सभ्यता और वैदिक काल को किस श्रेणी में रखते हैं? दोनों को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये प्रश्न को ध्यान रखना। कई बार इंटरव्यू में भी ये प्रश्न आता है कि भाई आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता और वैदिक काल दोनों को रखा गया है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि तो नहीं पढ़ी गई अभी तक, ठीक बात है, तो वैदिक काल को क्यों रखा गया? तो आप बोलना कि वैदिक काल में भी उस समय के लोगों को लिपि की जानकारी नहीं थी, क्योंकि वैदिक काल की शिक्षा पद्धति मौखिक थी, मौखिक आधार पर शिक्षा दिया जाता था। तो इस तरह से ये पॉइंट को आपने ले लिया और इसकी मीनिंग भी मैंने बता दिया। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से कालखंड हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और इसके अंतर्गत कौन कौन से कालखंड हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति। और तीसरे पॉइंट को आप ले लो, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है। ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मानव को लिपि की जानकारी थी, लिपि की जानकारी थी और वह उसका उपयोग करना भी जानता था, और वह उसका उपयोग करना भी जानता था, और वह उसका उपयोग करना भी जानता था। यही कारण है कि जब हम ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दोनों स्रोत होते हैं। हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी होता है और हमारे पास पुरातात्विक स्रोत भी होता है। तो आप देखो, मैंने कहा ना एक एक शब्द की मीनिंग बताते हुए हम लेके चलेंगे आपको, और आप ये याद रखना, ध्यान रखना इसको। आप में से जो भी छात्र कभी इतिहास पढ़े हैं, जीवन में कभी भी इतिहास की ABCD भी नहीं पढ़े हैं, आपको कोई कुछ नहीं सोचना है। आप नियमित रूप से रोज क्लास ज्वाइन करना। मैं ये मान के चलता हूं कि आप सबको इतिहास की ABCD भी नहीं आती, और यही मान करके मैं ऑफलाइन की क्लास में भी, ऑनलाइन की क्लास में भी, सभी क्लासों में यही मान करके जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं तो फिर हम बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब हम कोई भी अध्यापक जब अपने विषय के बेसिक शब्दावलियों को डिस्कस करेगा, छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेगा, तो फिर उस विषय को समझने में कोई दिक्कत किसी भी छात्र को नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये मान के चलते किसी भी कक्षा में कि आपको इतिहास की ABCD नहीं आती, और उसी दृष्टिकोण से हम छोटे छोटे शब्दावलियों को क्लियर करते हुए, संदर्भों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखना, एक छोटा सा संदर्भ हम लोगों ने लिया केवल वर्गीकरण के अंतर्गत कि भाई इसका वर्गीकरण कैसे किया गया और इसका संदर्भ क्या है ना। इसका कालखंड हमने एक तरफ बता दिया आपको। सबसे पहले हम लोग इतिहास के शब्द को जान लिया। इतिहास शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ पर मिला, सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इतिहास को लेकर के कुछ विद्वानों के जो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो हम जान गए, इतिहास का पिता कौन है। और उसके बाद हम लोगों ने वर्गीकरण किया। तो वर्गीकरण में हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल की बात किया, जिसके अंतर्गत हमने इसका काल निर्धारण भी कर लिया और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो भी देख लिया कि भाई इस कालखंड का नाम प्रागैतिहासिक काल क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा। दूसरा कालखंड का नाम आद्य ऐतिहासिक काल क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसी आधार पर लिपि को पढ़ने और न पढ़ने के आधार पर ही
इस कालखंड का वर्गीकरण किया गया, इस कालखंड का क्लासिफिकेशन किया गया, इसलिए यहां पर यह शब्द हम लोगों ने लिया। अब इसके बाद एक छोटा सा संदर्भ और आप ले लो। इतनी बात लिख लिया सभी लोगों ने ना, लिख लिया। अब इसके बाद आप देखना कि इसके बाद का जो कंडीशन है वो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इसमें बहुत सारे हमारे छात्रों को ये भी एक डाउट होता है कि सर ये ईसा पूर्व या ईसवी सन क्या है। ये ईसा पूर्व है ना, एक शब्द आता है, एक ईसवी सन आता है। ये ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या होता है, इतिहास के अंतर्गत इसकी क्या भूमिका है, इसका क्या मतलब है। तो अब इस वाले पॉइंट को हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं कि ये क्या मतलब है इसका, और इसको कहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ तक का हमारा इतिहास ईसा पूर्व में चलेगा, बीसी में चलेगा, और कहाँ से हमारा इतिहास एडी में शुरू हो जाएगा, अर्थात ईसवी सन में शुरू हो जाएगा। तो आप देखना इसकी जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसको पता होगा अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो पता हो जाएगा, तो सबको एक साथ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आप देखना यहाँ पर पहला पॉइंट हम लेते हैं, ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन का प्रारंभ माना गया है, प्रारंभ माना गया है, प्रारंभ माना गया है। देखना, ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के जन्म से, ये पैरामीटर है हमारा, ये मापदंड है कि ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन का प्रारंभ माना गया है। और ईसा मसीह का जन्म कब माना गया है? ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में माना गया है। जन्म कहीं कहीं 3 ईस्वी भी मिलता है, लेकिन जन्म 1 ईस्वी में माना गया है, 1 ईस्वी सन में माना गया है। और यही कारण है कि आप देखना, इसी से यहां पर ये वर्गीकरण कर दिया गया, 2 खंड बना दिया गया, एक ईसा पूर्व और दूसरा ईसवी सन, ईसवी सन। ईसा पूर्व का मतलब क्या होगा? ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। देखो, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को ईसा पूर्व कहते हैं। और यहां पर दूसरा जो खंड है उसको आप देख लो, फिर हम इसको समझा देते हैं आपको। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईसवी सन कहते हैं, ये दूसरा खंड देखो आप। और इसी को ना हम लोग, इसी को दूसरे शब्दों में हम बीसी कहते हैं, बीसी, और ईसवी सन को हम एडी कहते हैं, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, देखना, एनो डोमिनी। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ये इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि ईसा मसीह के जन्म से ईसवी सन का प्रारंभ माना गया है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को हम ईसवी सन के नाम से जानते हैं। हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईसवी सन कहते हैं, जिसे हम साइट में बीसी और एडी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका जो नवीन संस्करण है उसमें आप देखना, उसमें जो नवीन संस्करण आया है और वो सीए हो गया है और बी सीए हो गया है, यानी कि अब इसको क्या पढ़ते हैं, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना गया है। लेकिन जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, बिफोर क्राइस्ट बीसी और एनो डोमिनी
यानी कि एडी, जिसको हम ईस्वी सन कहते हैं। अब इसको समझना जरा, इसको अब समझना। हाँ, तो अब देख, इतनी बात क्लियर हो गई ना। ईसा मसीह का, मैंने क्या कहा, ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी में हुआ। 1 ईस्वी से पहले की जो घटना है वो ईसा पूर्व के अंतर्गत आएगा, और 1 ईस्वी के बाद की जो घटना है वो ईस्वी सन के अंतर्गत आएगा। इसलिए ईसा मसीह के जन्म को मापदंड या पैरामीटर बना करके इसका निर्धारण किया गया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो ईसा पूर्व या बीसी कहलाएंगी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो ईस्वी सन या एडी कहलाएंगी। इतनी बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप देखना कि अब इसमें होता क्या है कि अब जो भारत का इतिहास है वो कहां से कहां तक बीसी में चलेगा, और बीसी का मतलब क्या है जरा अपने शब्दों में समझ लेना। मैं आपको अपने शब्दों में बता देता हूं कि बीसी उल्टा चलता है। देखो, तब जाकर के ना विषय की समझ होती है, जब बच्चों की तरफ से भी क्लास में कुछ बातें बतानी पड़ती है। तो बीसी उल्टा चलता है, जबकि एडी सीधा चलता है, सीधा चलता है। और अब आप देखो, अब जब हम बीसी को कहेंगे कि भाई, जैसे उदाहरण मैं देता हूं, मान लो कि अभी 2024 है, सन 2024 है। यदि हम कहें कि यदि 2024 बीसी हम मान ले, तो 2024 यदि बीसी हो तो अगला साल क्या होगा? 2024 को यदि हम बीसी मान लें तो अगला साल क्या होगा? 2023। उसका अगला साल क्या होगा? 2022। बीसी उल्टा चलता है, जबकि एडी सीधा चलता है। यदि हम कहें कि 2024 ईस्वी सन है, 2024 ईस्वी सन है, तो अगला साल क्या होगा? 2025। उसका अगला 2026। लेकिन 2024 यदि बीसी है तो अगला साल क्या होगा? 2023। और ईस्वी सन है तो अगला साल 2025। मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्र जरूर समझ गए होंगे कि ये उल्टा का मामला क्या है, क्योंकि आप जानते हैं भारत के इतिहास में, खासतौर से प्राचीन भारत का इतिहास का एक बहुत बड़ा खंड हम किस में पढ़ने वाले हैं? बीसी में पढ़ने वाले हैं। वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से मैंने कहा कि भाई बीसी क्या है, बिफोर क्राइस्ट क्या है? बीसी उल्टा चलेगा, जबकि एडी सीधा चलेगा। इसीलिए जब आप इसको नहीं समझते ना, जो छात्र नहीं समझते या कभी इतिहास नहीं पढ़े हैं, उनको लगता है कि अब कोई चीज 2000 ईसा पूर्व की बात है तो उसके बाद 1000 ईसा पूर्व कैसे आया? 3000 आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है? बीसी कैसे? बीसी क्या है? बीसी उल्टा चलता है। तो इस तरह से इनके पॉइंट को हमने बना लिया कि भाई इसके जन्म को इतिहासकारों के द्वारा इसको तय किया गया, उसी को उन्होंने एक बेस मान लिया कि भाई उसको एक बेस मान लेते हैं, और उसी के पहले की घटना को ईसा पूर्व और उसके बाद की घटना को ईस्वी सन बना देते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर इस बात को मैंने क्लियर कर दिया, उदाहरण भी आपको दे दिया। अब इसके बाद केवल एक पॉइंट यहाँ पे समझना कि जो प्राचीन भारत का इतिहास आज हम लोगों ने शुरू किया, वो प्राचीन भारत का इतिहास बीसी में कहां तक चलेगा? बीसी में कहां तक चलेगा? अब जरा उस पॉइंट को समझ लो। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी कि ईसा मसीह के जन्म को ही मानक माना गया, उसके पहले की घटना को ईसा पूर्व, बाद की घटना को ईस्वी सन। तो ईसा पूर्व को बीसी भी कहते हैं और ईस्वी सन को एडी भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। अब इसी को कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा कहा जाने लगा है आधुनिक समय में। अभी नया जो शोध हुआ है उसमें बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा कहा जा रहा है इसको, जिसको हम पहले कभी बीसी या एडी कहा करते थे। तो बीसी और एडी का जो कॉन्सेप्ट था अब वो इस रूप में हो गया। अब इसके बाद इस पॉइंट को हम हटाते हैं, और अब आप देखना कि इसके अंतर्गत अब हम भारत का जो इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास, वो कहाँ तक का इतिहास हमारा बीसी में चलेगा। तो आप देखो, यहां से पूरा का पूरा खंड हम आपको बताते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ताकि ना आपके दिमाग में रहेगा कि अच्छा ईस्वी सन कहां पे आने वाला है, कहां तक हमको उल्टा पढ़ना है इतिहास को। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आप सबको पता है कि प्रागैतिहासिक काल में 3 खंड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बाद आएंगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में, और आद्य ऐतिहासिक काल में आपको पता है कि इसमें 2 चैप्टर होंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब याद हो गया होगा आपको, एक ही बात को मैं कई बार रिपीट करता हूं। तो अब आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृति दोनों आएंगे।
इसके बाद जब हम लोग आदि ऐतिहासिक के काल के बाद जब ऐतिहासिक काल में पहुंचेंगे, ऐतिहासिक काल में जब पहुंचेंगे तो ऐतिहासिक काल में की शुरुआत कहां से होती है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से होती है इसकी शुरुआत। तो वहां से लेकर के अब आप देखना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे। उसके बाद नए धर्मों का उदय जो हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरी घटनाएं किसमें चलने वाली है? बीसी में चलने वाली हैं। ये पूरी घटनाएं, चाहे हम जैन धर्म को पढ़ें, चाहे बौद्ध धर्म को पढ़ें, चाहे 16 महाजनपदों का इतिहास पढ़ें, ये किस में चलने वाला है? बीसी में चलने वाला है। तो बीसी में चलेगा ये पॉइंट। इसके बाद आप देखो, यहां पर मैं पॉइंट बता देता हूं आपको। महाजनपद काल, ये केवल समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, इसको मत लिखना, ये केवल मैं समझाने के लिए कि हमारा जो इतिहास है प्राचीन भारत का वो बीसी में कहां तक जाएगा। तो महाजनपद काल हो गया, बौद्ध धर्म जैन धर्म हो गया, मौर्य वंश का जो आप इतिहास पढ़ोगे ना, पूरा मौर्य साम्राज्य का, पूरा मौर्य वंश का इतिहास बीसी में हम लोग पढ़ेंगे। बीसी में पढ़ेंगे, है ना। तो उसके बाद अब देखो कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की 322 ईसा पूर्व में। और उसकी मृत्यु 298 में उसका पुत्र बिंदुसार शासक बनेगा। और फिर 273 में अशोक शासक बनेगा। उल्टा चल रहा है। तो पूरा मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास होगा वो बीसी में चलेगा। और उसके बाद जब मौर्योत्तर काल में हम लोग पहुंचेंगे, तो मौर्योत्तर काल में आप देखना, यहां पर मौर्योत्तर काल में हम लोग कनिष्क को पढ़ेंगे, यानी कि कुषाण वंश को पढ़ेंगे। और जब कुषाण वंश को हम लोग पढ़ेंगे तब आप देखना इसमें एक शासक आएगा कनिष्क। और कनिष्क का जो राज्यारोहण होगा, कनिष्क का राज्यारोहण होगा वो 78 एडी में होगा। 78 एडी, यानी कि अब हमारा जो इतिहास है, हमारा इतिहास जो ईसवी सन में प्रवेश करेगा वो मौर्योत्तर काल में करेगा। कुषाण वंश के अंतर्गत कनिष्क का जो राज्याभिषेक होगा वो 78 बीसी नहीं होगा, 78 एडी होगा, यानी कि ईसवी सन। तो अब सीधे सीधे एक लाइन में मैं बोलूं तो क्या होगा कि अभी प्राचीन भारत का इतिहास जो हम लोग शुरू करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से जो इतिहास शुरू करेंगे, कहां तक हम बीसी में पढ़ने वाले हैं? मौर्योत्तर काल तक। मौर्योत्तर काल तक का हमारा जो इतिहास होगा वो बीसी में होगा। मौर्योत्तर काल में ही हमारा इतिहास बीसी से एडी में कन्वर्ट होगा। और वो 78 एडी में कनिष्क का राज्याभिषेक होगा। यहीं से एक संवत आता है जिसको हम शक संवत कहते हैं। और यही शक संवत जो कनिष्क के राज्याभिषेक से, राज्यारोहण से माना जाता है, यही शक संवत आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है? शक संवत है, जिसका प्रारंभ कहां से माना जाता है? कनिष्क के राज्यारोहण से माना जाता है। और कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 एडी में या 78 ईस्वी में हुआ था। तो एक बात क्लियर हो चुकी है आप सबको कि हम बीसी में जो भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, वो कहां तक पढ़ने वाले हैं? तो बीसी में हम मौर्योत्तर काल तक पढ़ने वाले हैं। मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश के आने पर फिर ये हमारा इतिहास ईसवी सन में आएगा। उसके बाद गुप्त वंश से लेकर के आगे का जो भी इतिहास होगा वो सब हमारा ईसवी सन में होगा। तो अब ये बात को दिमाग में बैठा लेना है कि अभी जो हम इतिहास पढ़ेंगे, अगले 15-20 दिन का जो हमारा इतिहास होगा वो सब बीसी में चलेगा। और बीसी कैसे चलता है? उल्टा चलता है। 2024 के बाद 2023 आएगा और उसके बाद 2022 आएगा, है ना। इस तरह से उसका सेगमेंट होता है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने इसको इसलिए समझाया ताकि आपको एडी और बीसी का जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाए कि भाई क्या उसका संदर्भ है, क्या उसका पॉइंट है। तो ये चीज बिल्कुल हमारा क्लियर होगा। तो अब देखो, तो अभी केवल मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की, क्योंकि इतिहास में 1 घंटा की क्लास में कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन अभी कुछ शब्दावली मैंने केवल आपको क्लियर कर दिया कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है, ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से कालखंड आते हैं। और एक लास्ट में हम लोगों ने छोटा सा पॉइंट क्लियर कर लिया कि बीसी और एडी का मामला क्या है।
इतिहास कब से कब तक बीसी में चलेगा, बीसी का मतलब क्या है, और इतिहास कहाँ से एडी में प्रवेश करेगा और एडी का मतलब क्या है। तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। आज तो हम लोग भूमिका में ही ले लिए, लेकिन कल से इसकी हम शुरुआत करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास का जो पहला चैप्टर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, उसको कहाँ से शुरू करेंगे। और यहाँ पे हम कल आपको पहले मानव का पृथ्वी पर विकास, मानव की उत्पत्ति और विकास की कहानी आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इस इतिहास को पूरा पाषाण काल से शुरू करेंगे और क्रमशः इसको आगे लेकर के चलेंगे। तो चलें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।